हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अपने को ऑप्शंस गिवन है और इन ऑप्शंस के बिहाफ पे अगर बात करें तो हाफ लाइफ टाइम, कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात करते हैं और सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो टी हाफ, ये आंसर नंबर 1। टी हाफ की अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन अपन ने पढ़ा था कि टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, while for second order reaction T half is inversely proportional to initial concentration of reactant। तो ऑप्शन ये था द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant while the half life of a second order reaction depends on initial concentration of reactant। ये आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। लेकिन अपन सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को भी देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड एंड अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड। तो अगर बात करते हैं कोई से भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, क्या उसको हम कैटलाइज कर सकते हैं? आंसर हाँ, क्योंकि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किसके ऊपर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी पर। और हर एक रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूर रहती है। तो अगर मैं कहता हूं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, इट मीन्स कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, चाहे ऑर्डर कोई भी हो रिएक्शन का। क्लियर है? हर एक ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो कैटलिस्ट का इफेक्ट भी होगा। क्लियर? तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर पे तो कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है और सेकंड ऑर्डर पे कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होता, जबकि मैंने बोला कि कैटलिस्ट का इफेक्ट हर एक ऑर्डर की रिएक्शन पर होगा। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन है द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात कर रहे हैं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता? क्या करता है? कंसंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी अपने पास गलत हो गया। क्लियर है? ऑप्शन था द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन द रेट while the rate of second order reaction depends on initial concentration of reactant। for first order, second order and third order rate of reaction depends on concentration of reactant। तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी गलत था। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड्स ऑन द reactant concentration while the rate of second order reaction does not depends on the reactant concentration। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। थर्ड और फोर्थ में रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस के बारे में बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो थर्ड ऑप्शन में बोला कि सेकंड ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता और फर्स्ट का नहीं करता। और फोर्थ ऑप्शन में अपने को बोला कि फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड करता है और सेकेंड ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता। तो ये अपने पास फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अपने पास आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट while the half life of a second order reaction depends on initial concentration of reactant।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है और हाफ लाइफ के बारे में पूछ रहा है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को क्या करा, ये आंसर 2। कंसंट्रेशन को क्या करा, डबल। किसके लिए करा, जीरो ऑर्डर के लिए। ध्यान से सुना, रिएक्शन की ऑर्डर हमेशा अपने को देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन को डबल किया है और टी हाफ के बारे में क्वेश्चन है, तो द टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां अपन कहेंगे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। तो क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डबल्ड, ट्रिपल्ड, हाफ और रिमेन अनचेंज्ड। तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया तो टी हाफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, डबल। क्लियर है। ऐसे नहीं करना चाहे, फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन। यहां मैंने कहा टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 की पावर 1 माइनस एन। इस फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां n की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्वेश्चन में क्या है, जीरो ऑर्डर। इट मीन्स टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। क्वेश्चन में गिवन है क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या गिवन है, कि जो कंसंट्रेशन बाद में है वो कंसंट्रेशन क्या कर दी मैंने, डबल। कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल, यानी बाद वाली कंसंट्रेशन पहले वाली कंसंट्रेशन की क्या है, 2 टाइम्स। सॉल्व करो तो टी हाफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी हाफ 1। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन को डबल करने पर हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था नीट 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ रेट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब के। ये के गिवन है, कितना गिवन है, 10 to the power -2 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। 20 ग्राम रिएक्टेंट लिया और इसको रिड्यूस करके कितना करना है, 5 ग्राम। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है इधर क्वेश्चंस, कि के गिवन है 10 to the power -2 और कैलकुलेट करना है टाइम फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन और द अमाउंट फ्रॉम 20 ग्राम टू 5 ग्राम। 20 ग्राम 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में जो टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को देखकर हम बता सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। किस ऑर्डर का यूनिट है, ये है फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड इनवर्स याद करो, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी के का यूनिट आता है सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, 1।
ये पहला काम हो गया अपने पास। अब मैंने कहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, या मैं कह दूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान से सुनना, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अमाउंट कोई भी हो, इनिशियल अमाउंट, उसके जो हाफ होने में लगने वाला टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कि मतलब अगर मैंने कहा इस क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम का हाफ मीन्स 10 ग्राम। 10 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ, 20 का हाफ है 10, तो ये जो टाइम होगा टी हाफ होगा। अब मैंने कहा 10 ग्राम से मैंने कहा 5 ग्राम की अगर बात करते हैं, तो 5 ग्राम होने में जो टाइम होगा, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, 10 से क्या होना है 5, तो ये भी क्या कहलाएगा टी हाफ। और ये जो टी हाफ 1 होगा और ये जो टी हाफ 2 होगा, वो दोनों क्या होंगे इक्वल, ये दोनों टी हाफ इक्वल होंगे। क्लियर? ये दोनों टी हाफ इक्वल होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब मैंने कहा यहां गिवन है के, और टी हाफ के फॉर्मूले की बात करते तो 0.693 अपॉन के, ये अपने पास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से टी हाफ कितना आ गया 0.693 इंटू 100, दैट इज 69.3 सेकेंड। ये टी हाफ अपने पास आ चुका है फर्स्ट ऑर्डर का, जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन में है कि अमाउंट को कहाँ से कहाँ चेंज करना है, 20 ग्राम से 5 ग्राम करना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और 20 ग्राम से 5 ग्राम तक जाने में हाफ लाइफ टाइम कितने लग रहे हैं, 2 हाफ लाइफ टाइम यूज हो रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में द टाइम रिक्वायर्ड इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ। क्लियर? और टी हाफ कैलकुलेट कर चुके हैं 69.3 सेकेंड, तो यहां अगर टाइम कैलकुलेट करते तो होता 2 इंटू 69.3 सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ अपने पास ऑप्शंस में 138.6 सेकेंड गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन था नीट 2017 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का। नीट 2016 का क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, कितना गिवन है 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 10 सेकेंड। ये कहाँ गिवन है, एट 10 सेकेंड। 10th सेकेंड में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करा। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा एट अ गिवन टाइम टी पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। एंड एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन
द कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.03. आफ्टर 20 सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है? 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. 10 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन था? 0.04. और 20 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है? 0.03. और कैलकुलेट क्या करना है? टी हाफ. कैलकुलेट क्या करना है? टी हाफ, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. सबसे पहले बात करते हैं, रिएक्शन अपने पास है फर्स्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आंसर नंबर अपने पास हो गया 4th. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अपने पास टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम, उसका फॉर्मूला अपने पास है 0.693 अपॉन के. क्लियर? ये अपने पास फॉर्मूला है हाफ लाइफ टाइम का. अगर मैं कहूं कि के का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का 2.303 अपॉन टी, या मैं कहता हूं T2 माइनस T1 लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन. क्लियर है? या मैं कह दूं ये C1 या C इनिशियल या एट अ गिवन टाइम T1, इसको CT1 कह देते अपन, और ये अपने पास हो जाएगा C कंसंट्रेशन एट टाइम 2. कैसा भी रिप्रेजेंटेशन करो, एक कंसंट्रेशन इनिशियल रहेगी और सेकंड कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहेगी. क्लियर है? जहां से भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट से, अब वो इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है. अगर t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट की बात करते हैं तो नेम हो जाएगा इनिशियल, और t इक्वल्स टू t नॉट इक्वल्स टू 0 है या t इक्वल्स टू एनी इंस्टेंट है एक्सेप्ट t इक्वल्स टू 0, तो वो अपने पास इंस्टेंट टाइम हो जाएगा. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस रिएक्शन में जो दो कंडीशन गिवन है, उन दो कंडीशन में t इक्वल्स टू 0 नहीं है. यहाँ पर अपने पास t 10 सेकेंड है T1 और T2 20 सेकेंड है, यानी t इक्वल्स टू 0 नहीं है. कोई बात नहीं. क्यों? क्योंकि जो भी फर्स्ट कंडीशन होगी वो इनिशियल कंडीशन अपने पास, और ये फाइनल कंडीशन. तो यहाँ 10 सेकेंड पे जो अमाउंट या जो रेट गिवन है वो इनिशियल अपन अज्यूम करेंगे, और 20 सेकेंड पे जो रिमेनिंग है. क्लियर है? t इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है. अगर t इक्वल्स टू 0 है तो उसका नाम इनिशियल हो जाता है, और t अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो उसके नेम को इनिशियल ना कह के एट अ गिवन इंस्टेंट बोलेंगे. क्लियर? तो मैंने कहा फॉर्मूला मैंने लिखा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग CT1 अपॉन CT2. ये T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी और ये T2 पे, तो T1 टाइम मेरा यहाँ इनिशियल की जगह पुट कर दिया और T2 टाइम रिमेनिंग. क्लियर? अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, या मैं कह दूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1. अरे बोलो है ना? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ CT1 अपॉन CT2 की पावर 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान रखना मैं बोल क्या रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो CT1 अपॉन CT2 है, इसकी जगह अपन पुट क्या कर सकते हैं? 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग R1 अपॉन R2, या मैं कह दूँ ये इनिशियल, और ये मैं क्या कह दूँ? रिमेनिंग.
क्लियर है? तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपको समझ में आता है कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, तो वैल्यूज पुट करके मैथ सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ी टास्क नहीं है। इम्पॉर्टेंट यही था 2016 के नीट के क्वेश्चन में कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी, और यहीं पे एक नया कंसेप्ट अपने को फॉर्म करना था कंसंट्रेशन में और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन। तो अगर मैथ्स अपने को आती है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक नया रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 20 माइनस 10 log R1 0.04 अपॉन 0.03। क्लियर है? ये T2, ये T1, ये R1 और ये R2। क्लियर? सॉल्व करना है। ये 10, ये हो गया log 4/3, ये हो गया 0.23 log 4 माइनस log 3। क्लियर? log 4 की वैल्यू 0.6020 माइनस log 3 की 0.4771। यहाँ से अपने को बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, k का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, t हाफ। क्या फाइंड करना था, t हाफ, और अपन सॉल्व कर चुकी है k। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ सॉल्व करने पर कितना आ गया, x। तो t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन ये जो k का वैल्यू ये पुट करना है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। 0.6020 में से 0.4771 माइनस करना है। ये आ गया, माइनस करने पर 0.1249। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.23 से। क्लियर? जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर अपने पास आएगा t हाफ इक्वल्स टू 24.1 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था 2016 में। कंसेप्ट नया था, रेट और रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5th। क्वेश्चन नंबर 5th की अगर बात करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन उनको हम डिस्कस बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है नीट 2015 का। क्वेश्चन है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ नॉट अफेक्टेड। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन को क्या करा, डबल करा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को
डबल कर दिया और हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा, हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन नीट 2015 में अभी डिस्कस करा अपन ने कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half not depends on initial concentration of reactant. For first order reaction, T half not depends on initial concentration of reactant. और ये बोल रहा है when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected. तो half life time अगर affected नहीं हो रहा तो यहाँ क्लियर सी बात है कि ऑर्डर क्या होगा? 1. क्लियर है? एक ऑप्शन था अपने पास, सेकेंड मोर देन 0 बट लेस देन फर्स्ट, 0 एंड फर्स्ट, तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है नीट 2013 का क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर, ए और बी के बीच में कोई रिएक्शन है जहां पर विद रेस्पेक्ट टू ए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, विद रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज 2 एंड अदर विद रेस्पेक्ट टू बी इज, विद रेस्पेक्ट टू बी इज 3। तो इसका मतलब अपन रेट लॉ का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन कि ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, इनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल कर दिया। कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल। द रेट विल इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन, केवल अपने को क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ R1 इक्वल्स टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 3, ये इक्वेशन 1 हो गई। R2 में अपन ने क्या करा? कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल और बी को भी क्या कर दिया? डबल। ये इक्वेशन 2 हो गई। पूरा समझ में आ गया? R1 में जो भी कंसंट्रेशन है, R2 में उस कंसंट्रेशन को डबल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व करा R2 को, R2 इक्वल्स टू के, 2 की पावर 2 मीन्स 4, बचा क्या? ए स्क्वायर। 2 की पावर 3 मीन्स 8 और ब्रैकेट में अपने यहाँ से बी की पावर 3। ये 4 इंटू 8 करो, कितना हो गया? 32 और रिमेनिंग क्या रह गया? के ए स्क्वायर बी क्यूब, और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? R1। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन था द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, किस फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है 32 से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। 32 वो फैक्टर जिससे इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? केवल क्वेश्चन में था ए की कंसंट्रेशन को डबल करा और बी को भी डबल करा। क्वेश्चन में गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 2 है और विथ रेस्पेक्ट टू बी ऑर्डर 3 है, तो यहाँ बस अपने को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 32। ये क्वेश्चन था 2013 नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 hours। रिएक्शन कोई गिवन है, वो रिएक्शन 50% कंप्लीटेड इन 2 hours एंड 75% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 4 hours। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अपने पास है नीट
अगेन 2013 नीट 2013, इस साल 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, एक एरा 2013 का, एक एरा, ये और इजी क्वेश्चन 2013 का। कई बार तो कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चंस आने चाहिए, तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को। तो बात करते हैं 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 आवर्स एंड 75% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 4 आवर्स। तो T75% को मैं कह सकता हूं क्या रिलेशन है, ट्वाइस ऑफ T50%। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, T75% 4 आवर्स और T50% 2 आवर्स है। इट मीन्स दोनों में रिलेशन हो गया T75% इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T50%। और बताओ ये रिलेशन किसके लिए होता है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्लियर है? हम पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, T3/4 इज ट्वाइस ऑफ T½ या मैं कह दूँ T75% इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। बहुत मजा आया नीट 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, क्वेश्चन नंबर 8, नीट 2012। नीट 2012 में क्वेश्चन क्या है कि इन अ रिएक्शन A प्लस बी, कोई रिएक्शन गिवन है A प्लस बी, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। यहाँ अपन रेट लॉ लिख ले पहले, तो रेट लॉ में रेट इक्वल्स टू लिख दिया मैंने KA⁴ और B⁴Y। अब क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है पावर के बारे में तो अपन लिख देंगे, और क्वेश्चन में गिवन है, बहुत ही मजा आया। रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। रेट को कह रहा है डबल हो रही है जब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। तो रेट क्या हो गई, डबल। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी अपन ने क्लियर करा, यहाँ अंदर करा था। यहाँ पे अपने पास कंसंट्रेशन को डबल कर रहा था, कंसंट्रेशन को डबल कर रहा था, ऑर्डर पहले गिवन था, और रेट ऑफ रिएक्शन को अपन ने रिलेशन निकाला। अब की बार क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन गिवन है, ऑर्डर पता करो। 2013 और 2012 सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार ऑर्डर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन निकाला। अब की बार रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और ऑर्डर फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ी सी मैथ्स चाहिए अपने को। तो मैंने कहा बताओ कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा, जब पावर क्या होगी। अरे सोचो, 2 की पावर क्या लगाऊं कि 2 आ जाए। 2 की पावर क्या हो सकती है, केवल 1 ही हो सकती है। और क्या हो सकती है, 2 की पावर 1 ही हो सकती है, जिसका आंसर वापस 2 आएगा। यानी विथ रेस्पेक्ट टू बी ये जो y है ये कितना आ गया, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एंड रेट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 when the concentration of both the reactants, when the concentration of both the reactants, A को भी डबल कर दो और B को भी डबल कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वो कह रहा है पहली कंडीशन में तो कहा केवल B को डबल करा, B को डबल करने पर रेट डबल हो गई, ये पहली कंडीशन। तो पावर अपने पास आ गई 1। अब वो कह रहा है B को भी डबल कर दो और A को भी डबल कर दो, B को भी डबल करो और A को भी डबल करो, और B को डबल करने पर और A को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कितनी हो गई, 8 टाइम्स। तो फिर से मैथ्स पूछ रहा है कि बताओ अगर यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 1 है,
तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो कि आंसर अपने पास 8 आ जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं यहाँ 2 की पावर क्या कर दूँ 2, तो सॉल्व करो इसको। 2 की पावर 2 मीन्स 4, और ये 2 बाहर ले लिया मैंने, 4 2 जा 8, क्लियर है। इट मीन्स ये क्या हो गया 8 टाइम्स ऑफ R1, और बोलो आया ना, क्लियर है। तो यहाँ B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, सिंपल सी मैथ्स को सॉल्व करने पर हमने देखा, इस पूरी मैथ्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पावर क्या लगा रहा हूँ A की 2, यानी यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 2। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, A और B के बीच में रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है, B की कंसंट्रेशन को डबल करा, रेट डबल हो गई। तो B की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल कब हो सकती है, जब पावर 1 हो, यानी B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि A को भी डबल करो, B को भी डबल करो, और रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया। तो बताओ A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं 1, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं 1, तो डबल करने पर डबल हो रहा है, और A को भी डबल कर रहे हैं, तो A को डबल करने पर और B को डबल करने पर पावर क्या हो A की और B की, आंसर 8 आ जाए। तो यहां मैंने कहा 2 की पावर तो पहले ही 1 है, और अब 2 की पावर क्या रखें कि आंसर 8 आ जाए, तो 2 की पावर केवल 2 ही आती है जो अपने को आंसर 8 दे सकती है, क्योंकि ये 2 इंटू क्या करेंगे 2 से, 2 की पावर 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू A 2 और विथ रेस्पेक्ट टू B 1। सिंपल मैथ से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। एक और मेथड है, लॉन्ग मेथड है, वो बोर्ड्स में यूज़ करते हैं, तो वो अपन यहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करनी है, तो कम टाइम मिलता है, इसलिए थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपन पावर्स क्या रखें कि जो डिज़ायर आंसर अपने पास वो आ जाए। अदरवाइज मैं इसको R1, R2 और R3 के मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, वैल्यूज पुट करूँगा, सॉल्व करेंगे, बड़ा मेथड है, बोर्ड्स में काम में आता है, क्लियर है। ये अपने पास था द रेट लॉ, इसका आंसर क्या हो जाएगा रेट लॉ में, यहाँ रेट लॉ बताना था, नीट 2012 के क्वेश्चन में रेट लॉ हो गया, रेट इक्वल्स टू K A टू दी पावर 2 और B टू दी पावर 1, क्लियर। तो ये ऑप्शन गिवन था, टिक कर सकते थे इजीली। तो अपन हमेशा थोड़े से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू 2011 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नीट 2011 के। नीट क्वेश्चन नंबर 9, नीट 2011। स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे स्टेटमेंट्स अपने को पता है, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन है ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली,
ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, आंसर हाँ, ऑर्डर केवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, आंसर हाँ, ऑर्डर तो अपने पास जो प्रैक्टिकल रेट लॉ है उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो अपने पास ऑर्डर बनाती है, तो अपने को रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, स्टोइकोमेट्री पे, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ अपने पास ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, ऑर्डर हमेशा क्या होता है, होल नंबर, तो ये ऑप्शन या मैं कह दूं ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर अपने पास ये स्टेटमेंट का ये फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, होल नंबर भी होता है, सब कुछ पॉसिबल है, तो ये अपने पास स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2011 नीट कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं 2011 नीट 2011, इस साल ज़्यादा क्वेश्चन इजी दे रहे हैं 2011 में। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के का फॉर्मूला है x अपॉन टी, x मीन्स कंसंट्रेशन, t मीन्स टाइम, कंसंट्रेशन किस में, मोल पर लीटर में, टाइम किस में, सेकंड में, तो अपने पास k की यूनिट बनती है मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर है, ऑप्शन गिवन था ये 2011 का। तो ये अपन ने आज 2011 तक के नीट के 10 MCQs सॉल्व किए, और हर बार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, तो अगर अपने को फार्मूला पता हो तो इजीली जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि फार्मूले लर्न होने चाहिए, फार्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कभी कभार करना है और अपने पास इजीली आंसर आएगा वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, थैंक यू।